जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BCOS 183 व्यापार में कंप्यूटर के अनुप्रयोग की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। वहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। और इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस PYQ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें कवर किए गए हैं, अगर आप उसको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है सिंपली आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको सिंपली सर्च कोड के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ सर्च करना है BCOS 183। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप लोग इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्न सूचना प्रणालियों की व्याख्या कीजिए। व्यवसाय हेतु सूचना प्रणाली के महत्व को संक्षेप में समझाइए। यानी सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सूचना प्रणाली क्या होती है, इसके बाद व्यवसाय हेतु जो सूचना प्रणाली के महत्व क्या है उन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सूचना प्रणाली का मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उसे प्रोसेस करके जानकारी बनाई जाती है और फिर उस जानकारी का उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली जो है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डाटाबेस का उपयोग करके कार्य करती है। तो सूचना प्रणाली का मतलब क्या है, यह एक प्रकार का सिस्टम होता है। इसमें क्या करते हैं, जिसमें हम लोग डेटा को इकट्ठा करते हैं, इसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, मतलब कि उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जानकारी निकालते हैं और उस जानकारी का उपयोग करके हम लोग जो है निर्णय लेने के लिए प्रयोग करते हैं। यह प्रणाली कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डेटाबेस का उपयोग करके कार्य करती है। यानी कि हमको अगर देखिए कोई इंफॉर्मेशन या डेटा दिया गया, डेटा को इकट्ठा करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, मतलब प्रोसेस करके उससे जानकारी निकालेंगे और फिर उस जानकारी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर निर्णय लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो सबसे प्रणाली में कंप्यूटर शामिल होता है, सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, नेटवर्क और डेटाबेस शामिल होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं विभिन्न प्रकार की सूचना प्रणालियां कौन कौन सी हैं। पहली है लेन देन प्रोसेसिंग प्रणाली, मतलब कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, TPS। यह प्रणाली रोजाना होने वाले लेन देन जैसे बिलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेमेंट आदि को संभालती है। जैसे उदाहरण ATM से पैसे निकाला, तो वहां पर कौन सी सूचना प्रणाली काम करती है, TPS काम करती है, यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम काम करता है। इसके बाद है प्रबंधन सूचना प्रणाली, मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह प्रणाली मैनेजमेंट को रिपोर्ट और सारांश प्रदान करती है जिससे वे निर्णय ले सके। MIS डेटा को इकट्ठा करके उपयोगी रिपोर्ट बनाता है, यानी ये क्या करता है, MIS से जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करके जो है उपयोगी रिपोर्ट बनाता है। इसके बाद निर्णय सहायता प्रणाली, मतलब कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि DSS। यह प्रणाली मैनेजर को जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। DSS जो है डेटा का विश्लेषण करता है और वैकल्पिक विकल्पों को दिखाता है। इसके बाद है कार्यकारी सूचना प्रणाली, मतलब कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, IES। तो यह शीर्ष स्तर के प्रबंधकों यानी टॉप मैनेजमेंट के लिए होती है, जो उन्हें रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करती है। ये ग्राफ, चार्ट और डैशबोर्ड के रूप में जानकारी प्रदान करती है। इसके बाद ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। तो यह प्रणाली ग्राहकों की जानकारी को संभालती है और उनके साथ संबंध अच्छे बनाए रखने में मदद करती है। इससे ग्राहक संतुष्टि और बिक्री दोनों बढ़ती है। इसके बाद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रणाली, मतलब कि SCM। तो यह प्रणाली सामान की खरीद, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया को मैनेज करती है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी प्रणालियां देखी, पहली है सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
दूसरी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके बाद है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार की सूचना प्रणालियां हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसका व्यवसाय में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला महत्व होता है निर्णय लेने में हमको सहायता मिलती है। सूचना प्रणाली व्यवसाय को सही और तेज निर्णय लेने में मदद करती है। यह बाजार के रुझान, बिक्री डेटा और ग्राहकों की पसंद दिखाकर निर्णय को बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर जो भी ये दिए गए हैं, ये क्या करते हैं, ये सभी चीज से डेटा निकालते हैं और इसके बाद डेटा निकाल के हमको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या चीज मार्केट में चल रही है, क्या चीज मार्केट में नहीं चल रही है, क्या ग्राहक चाहते हैं, क्या ग्राहक नहीं चाहते हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग होती हैं। तो वही सारे सेक्टर्स के यहाँ पर आपको दिए, ग्राहक संबंधी प्रबंधन पर कार्यकारी सूचना यानी कि मैनेजमेंट, निर्णय सहायता प्रणाली यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये सब अलग अलग सेक्टर में प्रयोग की जाती हैं। तो इससे क्या मिलता है, हमको निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जो हमारे पास डेटा होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद प्रभावशीलता और उत्पादकता, सूचना प्रणाली में समय की बचत होती है और काम तेजी से होता है जिससे उत्पादकता बढ़ती है। इसके बाद है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। सूचना प्रणाली का सही उपयोग करके व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकता है, जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर यह भी फायदा है कि हम लोगों के पास अगर सही डेटा होगा कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें हमको वहां से फायदा मिलता है। डेटा का बेहतर प्रबंधन, सूचना प्रणाली डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखती है जिससे रिकॉर्ड की सटीकता बनी रहती है। इसके बाद ग्राहक सेवा में सुधार। सीआरएम जैसी प्रणालियां ग्राहक से जुड़े हर पहलू को संभालती हैं जिससे ग्राहक को अच्छी सेवा मिलती है और व्यवसाय की साख बढ़ती है। इसके बाद लागत में कभी स्वचालन मतलब ऑटोमेशन के कारण मानव श्रम की आवश्यकता कम होती है जिससे खर्च घटता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे, कंक्लूजन देंगे। तो सूचना प्रणाली आज के हर व्यवसाय का अहम हिस्सा बन गई है। यह न सिर्फ काम को सरल बनाती है बल्कि व्यवसाय को स्मार्ट, प्रतिस्पर्धी और ग्राहकों के करीब भी लाती है। विभिन्न सूचना प्रणालियां मिलकर एक व्यवसाय को कुशलता से चलाने में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर जो सूचना प्रणाली होती है उसने हमारे काम को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है और हमारे काम को बढ़ा दिया है, तेजी से बढ़ा दिया है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है, तो जिससे हमारे पास समय बचता है, इससे हम लोग जो उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सूचना प्रणाली से लाभ होता है, इसका महत्व होता है। और विभिन्न सेक्टर में कौन कौन सूचना प्रणालियां काम करती हैं वो सब हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में हम इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क जैसे पैन, लैन, मैन, वैन और HAN की संक्षेप में चर्चा कीजिए। इसके अलावा निम्नलिखित की तुलना भी कीजिए, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में डेटा, जानकारी, संसाधन जैसे प्रिंटर, फाइल आदि साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर केबल, वायरलेस, सैटेलाइट आदि के माध्यम से आपस में जुड़े हो सकते हैं। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करना होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में डेटा या जानकारी शेयर करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये नेटवर्क केबल के माध्यम से या फिर वायरलेस या फिर सैटेलाइट के माध्यम से आपस में जुड़े हो सकते हैं। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों का बेहतर उपयोग और सूचनाओं का जो है तेजी से आदान प्रदान। अब यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है पैन मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो किसी एक व्यक्ति की निजी डिवाइसेस को जोड़ता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि। इसकी सीमित रेंज होती है लगभग 10 मीटर। उदाहरण के लिए ब्लूटूथ कनेक्शन, ये किसका उदाहरण है, ब्लूटूथ कनेक्शन। पैन का उदाहरण मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, ऑफिस आदि के भीतर स्थित कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह तेज गति से डेटा ट्रांसफर करता है। उदाहरण स्कूल की कंप्यूटर लैब का नेटवर्क।
तो वहां पर जो भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते वो किसका उदाहरण होते हैं? लैन का होती, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। उसमें जो गति जो डेटा ट्रांसफर होता है बहुत तेजी से होता है, क्योंकि पास में होते हैं दोनों कंप्यूटर, केबल के माध्यम से भी जुड़े होते हैं या फिर जो है वायरलेस जुड़े होते हैं। इसके बाद है मैन, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क किसी शहर या बड़े नगर क्षेत्र को कवर करता है। इसमें कई लैन नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। उदाहरण शहर भर में फैले हुए एक बैंक की शाखाओं का नेटवर्क। क्या है? एक बैंक की शाखा। जैसे मान लीजिए अगर एसबीआई है, ठीक है, बड़ा शहर है आपको कोई मेट्रोपॉलिटन, तो एसबीआई की बहुत सारी शाखाएं होंगी, तो सबका नेटवर्क क्या होगा? आपस में जुड़ा होगा। ये किसका उदाहरण हो जाएगी? ये हो जाएगा मैन का उदाहरण, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वैन, तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो देशों और महाद्वीपों तक फैला होता है। इसमें कई लैन और कई मैन नेटवर्क जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट स्वयं एक वैन है, यानी कि जो हम लोग चलाते हैं ना, वो क्या है? एक प्रकार का जो है वैन ही है, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। इसके बाद हैन है, मतलब होम एरिया नेटवर्क। तो यह घर के अंदर उपयोग होने वाला नेटवर्क होता है जिसमें टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्मार्टफोन आदि जुड़े होते हैं, और यह आमतौर पर वायरलेस होता है। क्या होता है? ये आमतौर पर कैसा होता है? वायरलेस होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या अंतर है। तो पहला तो है यह वैश्विक नेटवर्क होता है इंटरनेट, और इंटरनेट होता है किसी संगठन या किसी का निजी नेटवर्क, जैसे बैंक का नेटवर्क। एक्स्ट्रानेट है यह इंटरनेट का विस्तृत रूप है जो बाहरी उपयोगकर्ताओं को भी सीमित पहुंच देता है। उपयोगकर्ता आम जनता होती है, कंपनी कर्मचारी होते हैं, कंपनी और उसके पार्टनर, सप्लायर, ग्राहक भी इसमें हो सकते हैं। सुरक्षा कम होती है क्योंकि ये ओपन नेटवर्क होता है। इसमें सुरक्षा उच्च होती, पासवर्ड और फायरवॉल द्वारा सुरक्षित होता है। इसमें भी सुरक्षा उच्च होती है, सुरक्षा सुरक्षित है, लेकिन चयनित बाहरी उपयोगकर्ताओं को अनुमति होती है। यहाँ पर क्या होती है? बाहरी उपयोगकर्ता यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में ऐसा नहीं है। इंटरनेट में सिर्फ वही करेंगे जो कर्मचारी हैं कंपनी के। ठीक है। इसके बाद उदाहरण पर आते हैं, जैसे गूगल आपका हो गया, वो इंटरनेट का उदाहरण है। किसी कंपनी का एचआर पोर्टल है तो वो सिर्फ क्या होगा? सिर्फ कंपनी कर्मचारी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद है किसी ग्राहक को दिए गए विशेष लॉगिन एक्सेस से प्रोडक्ट की जानकारी देखना। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, एसबीआई बैंक है, और उसमें आपको जो है, अगर आप लोग नेट बैंकिंग लेते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग में होता क्या है? आप उसके अंदर उनके नेटवर्क में एक्सेस करते हैं और आपको जो है क्रेडेंशियल मिलते हैं, उनके द्वारा आप लोग उसमें लॉग इन करते हैं। तो वो किसका उदाहरण है? एक्स्ट्रा नेट का उदाहरण है। यानी कि उसमें जो है कंपनी के पार्टनर यूज कर सकते हैं और जो सप्लायर ग्राहक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद, किसी ग्राहक को दिए गए विशेष लॉग इन एक्सेस से हम लोग जो है प्रोडक्ट की जानकारी देख सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? एक्स्ट्रा नेट का। जो इंटरनेट बैंकिंग वो एक्स्ट्रा नेट का है, और जो गूगल है वो इंटरनेट का है, और किसी कंपनी का एचआर पोर्टल जो है वो इंट्रानेट का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क आज के समय की आवश्यकता बन चुके हैं। वे न केवल संसाधनों को साझा करने में मदद करते हैं, बल्कि दुनिया भर में जानकारी के आदान प्रदान को भी सरल व तेज बनाते हैं। नेटवर्क के विभिन्न प्रकार अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में लाए जाते हैं, और इंटरनेट, इंट्रानेट व एक्स्ट्रानेट जैसी नेटवर्क सेवाएं हमें विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर हमने जो है टोटल 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलते यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, कैप्चा क्या है? कैप्चा कोड के उद्देश्य पर संक्षेप में चर्चा लिखिए, साथ ही विभिन्न प्रकार के कैप्चा कोड की चर्चा कीजिए। तो कैप्चा तो आप लोग सभी जानते होंगे, आप मोबाइल यूज करते हैं, कहीं लॉग इन करते हैं तो आपसे कैप्चा फिलअप करने के लिए कहा जाता है। कैप्चा का फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ड्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका मतलब क्या है? ये जो कैप्चा होता है ये पता करता है कि आप ह्यूमन है या फिर रोबोट है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये पता करना होता है कि आप ह्यूमन है या फिर रोबोट है, क्योंकि वो तुमसे कहेगा कि यहाँ पर ये अंक फिल करिए, या फिर यहाँ पर स्कूटी बताइए, स्कूटी है कि सीढ़ियां हैं। तो ये सब क्या, ये हमको पता करता है कि आप ह्यूमन है, रोबोट। अगर रोबोट होगा तो ये नहीं कर पाएगा, ह्यूमन होगा वही कर लेगा। इसे हिंदी में अगर इस तरह समझा जा सकता है कि एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो यह पहचानती कोई उपयोगकर्ता इंसान है या फिर कंप्यूटर है, यानी कि बॉट के द्वारा हो रहा है। जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं या फिर ऑनलाइन वोटिंग
या टिकट बुकिंग करते हैं तो कई बार हमें एक अजीब सा कोड या चित्र दिखाई दिया जाता है जिसे पहचान कर टाइप करना होता है। यही क्या होता है? कैप्चा कोड कहलाता है। ठीक है, तो कैप्चा कोड का मुख्य काम क्या है? कैप्चा कोड का काम है मनुष्य या फिर बॉट को पहचानना। अब इसके बाद देख लेते हैं कैप्चा कोड का उद्देश्य क्या है। तो कैप्चा कोड के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है वेबसाइट को बॉट से बचाया जा सके, स्पैम और फर्जी ट्रैफिक को रोका जा सके, केवल वास्तविक इंसान ही किसी वेबसाइट की सेवाओं का उपयोग कर सके और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना। सभी इसके काम है कैप्चा कोड का उद्देश्य है। क्योंकि कैप्चा कोड अगर आप नहीं डालेंगे तो बॉट भी उसमें क्या है ऑटोमेटेड फॉर्म फिलअप कर सकती है। इससे आपको जो है गलत डेटा मिल जाएगा और उसका जो है गलत उपयोग होगा। और इसमें क्या वेबसाइट को बॉट से भी बचाया जाता है और जो है केवल वास्तविक इंसान ही किसी वेबसाइट की सेवाओं का उपयोग कर सके। क्योंकि अगर बॉट जाएंगी तो बॉट का ट्रैफिक बढ़ेगा, उसका वेबसाइट भी लो हो जाएगी और फॉर्म भी जो ओरिजिनल काम होना था वो भी नहीं हो पाएगा। इससे ऑनलाइन सुरक्षा भी बढ़ती है। उदाहरण, अगर कोई बॉट किसी वेबसाइट बार बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने लगे तो वह वेबसाइट का सर्वर धीमे कर सकता है और गलत डेटा जमा कर सकता है। कैप्चा इन समस्याओं से बचने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको उसके उदाहरण से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर फॉर्म में कैप्चा नहीं होगा ना तो ये प्रॉब्लम होगी कि बॉट जाएगा, कोई बॉट लगा देगा, बॉट जाएगा बार बार उसको फॉर्म फिलअप करेगा तो वहां पर गलत डेटा भी पहुंचेगा और वेबसाइट का जो सर्वर है वो भी डाउन हो जाएगा क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट जाएगी। इसके बाद कैप्चा कोड के प्रकार कौन कौन से? पहला तो आपका टेक्स्ट कैप्चा होता है जिसमें अक्षर संख्याओं को चित्र में दिखाया जाता है और इन्हें पहचान कर आपको टाइप करना होता है। तो पहला कैप्चा होता है टेक्स्ट कैप्चा। ठीक है, इसके बाद दूसरा कैप्चा होता है इमेज कैप्चा। इसमें क्या होता है कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि उन सभी चित्रों का चयन करें जिसमें ट्रैफिक लाइट है। यह इंसानों के लिए आसान होता है पर बोट्स के लिए मुश्किल होता है। इसके बाद ऑडियो कैप्चा होता है, दृष्टिहीन लोगों के लिए उपयोगी होता है। इसमें एक ध्वनि क्लिप सुनाई जाती है, इसमें कोई संख्या या शब्द बोला जाता है जिसे आपको सुनकर टाइप करना होता है। इसके बाद होता है मैथमेटिकल कैप्चा होता है। इसमें एक आसान गणितीय सवाल होता है, जैसे 3+4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ये क्या कहते हैं? मैथमेटिकल कैप्चा होता है। इंसान इसे आसानी से हल कर लेता है और बॉट्स को इसमें कठिनाई आती है। इसके बाद है री कैप्चा। यह गूगल द्वारा विकसित एक आधुनिक कैप्चा है। इसमें कभी कभी सिर्फ आई एम नॉट ए रोबोट पर टिक करना होता है। यह एक उपयोगकर्ता के व्यवहार जैसे माउस मूवमेंट, क्लिक पैटर्न से पहचानता है कि वह इंसान या फिर बॉट है। यानी कि वहां पर क्या लिखा हो तो एक सर्कल, यहाँ पर लिखा टिक मारना हो तो यहाँ पर लिखा तो आई एम नॉट ए रोबोट। ये जो है एक प्रकार का आधुनिक कैप्चा है, री कैप्चा है। इसमें क्या होता है, जो गूगल होता है तो वो पहचानता है कि कर्सर आपके कर्सर से पहचानता है। अगर कर्सर आपका जा रहा है सही जगह तो मतलब कि आप ह्यूमन हैं। इसके बाद होता है इनविजिबल कैप्चा। तो यह उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं देता पर बैकग्राउंड में काम करता है। यह भी उपयोगकर्ता की गतिविधियों को देख कर तय करता है कि वह इंसान है या नहीं है। ठीक है, तो इनविजिबल कैप्चा आपने बहुत कम देखा होगा, री कैप्चा भी देखा होगा, मैथमेटिकल भी देखा होगा और आइडियो भी आपने इमेज भी देखा होगा और टेक्स्ट कैप्चा ये सभी देखे होंगे ओनली इनविजिबल को छोड़कर। तो इनविजिबल सामने नहीं दिखता है, वो बैकग्राउंड में काम करता है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे तो कैप्चा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो इंटरनेट पर मानव और मशीन के बीच अंतर करने में मदद करता है। इसमें वेबसाइट सुरक्षित रहती हैं, स्वचालित हमलों व स्पैम से बची रहती हैं। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है वैसे वैसे कैप्चा के रूप में अधिक उन्नत और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।